हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैं मुसौरी आया हुआ हूँ। तो ये वीडियो मैं अपना अपना होटल रूम से ही बना रहा हूँ। तो काम तो चलनी चाहिए। मैं जब भी कोई घूमने वूमने जाता हूँ, मुझे लगता है कि लाइक मैं जो भी करूँ, एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने कंपनीज को अपडेट्स देना है। आप सबको अपडेटेड रखना है और ऑफ कोर्स वीडियोस भी बनानी है। तो चलिए आज हम एक काम करते हैं, जो 4-5 जो कंपनीज का जो Q4 का नंबर्स आया है, जो लेटेस्ट अपडेट्स आया है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीएस के साथ। अगेन टीसीएस एक ऐसे कंपनी है, अगर आप एक रिटायर्ड पर्सनल हो, 70-80 साल के आप हो गए हो, ठीक है, आपको सिर्फ डिविडेंड्स और थोड़ा बहुत बाईबैक का इधर उधर का कुछ चीजें चाहिए, तो इसलिए आप टीसीएस ले सकते हो। लेकिन पहला पॉइंट ये आपको ये देखना है कि लाइक कोई भी कंपनी का अगर सेल्स का ग्रोथ नहीं है ना, तो आप जितना भी डिविडेंड दे दो, बाईबैक कर लो, प्रोमोटर को वारंट्स इशू करो, स्टॉक पैसा नहीं बनाता है। और बनाता है भी ऐसे रेट में जिस रेट से आपका जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो टीसीएस का Q4 में अगर आप देखोगे सिर्फ 2% का ग्रोथ है, 2% वाईओवाई ग्रोथ में, जबकि हमारे पूरे कंट्री ग्रो कर रहा है 10-12% से। मैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का बात कर रहा हूं। सो अब ये टीसीएस का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा कंपनी हो चुका है। आई थिंक वो 150-140 कंट्रीज में है, ठीक है, उसका कुछ 6 लाख 6.5 लाख एम्प्लॉइज है, ठीक है। तो कहां से आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये कंपनी आपको 20-25% से ग्रोथ देगा? तो ये फॉल्ट नहीं है टीसीएस का। सेम लॉजिक आप देखोगे बैंकिंग में, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई का भी यही सिचुएशन है। जितना बड़ा आपका बेस बनता रहेगा, उतना आपका पेस ऑफ ग्रोथ घटता जाएगा। और जब आपका पेस ऑफ ग्रोथ इतना कम है ना, तो क्या है ना कि वो स्टॉक ऊपर चलना बंद कर देता है, और अगर चलता भी है बहुत ही स्लो पेस से चलता है। लेकिन सिंस ये इतना डिविडेंड देते हैं, बाईबैक्स करते हैं, वारंट्स जो भी ये सब करते हैं, दूसरे चीजें शेयर होल्डर्स के जेब में पैसा देते हैं, इंटरिम डिविडेंड्स देते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि स्टॉक गिरता भी नहीं है, बिकॉज आपका अल्टीमेटली कंपनी से आपको कैश मिल रहा है। तो जितना भी आप देखोगे लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी का पैसा वहां पे डाला हुआ है, म्यूचुअल फंड्स वहां डाल के रखते हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत फंड मैनेजर्स है जिनको पता है कि टीसीएस खरीदने के बाद मेरा नौकरी नहीं जाएगा, तो इसीलिए वो टीसीएस खरीद के रखता है। मतलब क्लाइंट ज्यादा पैसे ना बनाए, लेकिन सबको पता है कि पैसा गवाता भी नहीं है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में आए हो पैसे बनाने के लिए, पैसे गंवाने के लिए नहीं, ठीक है। मतलब द पॉइंट इज गंवाना नहीं है, लेकिन बनाना भी है, इज व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर। मतलब मैंने बनाया भी नहीं, गवाया भी नहीं, वही के वही अटका रहा, फिर क्या फायदा? तो टीसीएस वैसे टाइप की कंपनी है। सो दूसरा हम बात करते हैं सूला विनियार्ड का। तो सूला आपको पता है कि लाइक इंडिया में सबसे बड़ा लिस्टेड में तो आई गेस वो ओनली लिस्टेड कंपनी है, और इंडिया में मतलब सबसे बड़ा वाइनरी का कंपनी है। तो सूला का खुद का ब्रांड का ही वाइन्स आपने देखा होगा, जितने भी वाइन स्टोर हो, रेस्टोरेंट्स में हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सूला का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब से उसका आईपीओ आया था ना, उसके बाद से कंपनी 15-20% से ग्रो करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद आप देखोगे उसका पेस ऑफ ग्रोथ घटने लगा। ये Q4 में भी अगर आप देखोगे उसका जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो ओनली 10% है ऑन अ वाईओवाई बेसिस इन Q4 ओवर Q4। तो इतनी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी अगर 10% से ग्रो कर रहा है, तो उसका मार्केट कैप बढ़ेगा नहीं, राइट? वही वाला पॉइंट है कि अगर ग्रोथ का पेस नहीं है, तो स्टॉक भी उतना पैसा नहीं बनाता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। सूला ने रिसेंटली एनडी वाइन्स करके एक और कंपनी, मतलब एक और वाइनरी है, मतलब उनका जो फार्म्स वगैरह है वो आई थिंक गुजरात के बॉर्डर के आसपास कुछ है, तो उसको अक्वायर किया। अब इससे क्या होता है ना कि आप देखोगे सूला का 2 बिजनेस, मतलब 2 रेवेन्यू स्ट्रीम है। 90% उनका पैसा आता है वाइन बेच के, ठीक है, अपने ब्रांड का ही बेच के मेजॉरिटी। और दूसरा जो है उनका एक वाइन टूरिज्म है, मतलब लोग वहां पे जाएंगे, टिकट काटेंगे, वहां रखेंगे, उनको रेस्टोरेंट में खिलाएंगे, वाइन टेस्टिंग करवाएंगे। सो दैट पार्ट इज 10% विच इज वाइन टूरिज्म। तो सूला का कहना है ये जो एनडी वाइन्स करके जो भी ये जो वाइन का ये खेती बाड़ी इन्होंने जो खरीदा, इसमें वो टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसका जो 10% का ग्रोथ आया है, वो सूला का वाइन बेच के ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है। इनका जो टूरिज्म का बिजनेस है दैट ग्रू 22% वाईओवाई, बट जैसे मैंने बताया, राइट, वो टूरिज्म का बिजनेस इज ओनली 10% ऑफ द टोटल सेल्स। सो द ओवरऑल नंबर डिड नॉट गो अप, राइट। तो ऐसे आप देखो तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग ही लगा। अब चलिए तीसरे कंपनी का बात करते हैं, वो है कि आनंद राठी। तो आनंद राठी का कल नंबर आया, ठीक है। तो वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो खुद एएमसी नहीं है, एचडीएफसी एएमसी की तरह। मतलब इनका बिजनेस मॉडल यही है कि इनके पास बहुत सारे आरएम्स है, रिलेशनशिप मैनेजर है, जो क्या करते हैं, अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं, उनको रिसर्च रिपोर्ट बना के देते हैं, उनको मेंटरिंग करते हैं, और उनको बता के देता है कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स में आपको जाना चाहिए बेस्ड ऑन हिज और हर रिस्क प्रोफाइल, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, सिंस ये लोग बड़े पैसे एचएनआई का लाते हैं ना, तो ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि इंडेक्स वाला रिटर्न
इनको दिया जाए 12-13-14% और 1-2% का अगर अल्फा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। करेक्ट, ये आपने कॉन कॉल में भी यही बताया कि पिछले 10 साल में अगर इंडेक्स 12% का रिटर्न दिया है तो आप देखोगे कि लाइक आनंद राठी ने अपने क्लाइंट्स को 14-15% का CAGR दिया है, राइट। तो मतलब क्या है, ये अपना कुछ स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन देते हैं, फिर मेंटरिंग भी करते हैं। इनका रिलेशनशिप मैनेजर वो LIC एजेंट की तरह नहीं है कि कमीशन के लिए कुछ भी बेच देता है, ठीक है। ये लोग अपने अल्ट्रा HNI और HNI क्लाइंट्स जो है इनके साथ रहते हैं, हैंड होल्ड करते हैं, इनको रिसर्च सिखाते हैं, इक्विटी रिसर्च समझाते हैं, ठीक है। तो इनका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है। और यहां पे क्या है, अगर आप आनंद राठी का देखोगे, सो कैपिटल मार्केट्स का ये कंपनी है। और अब देखिए, जितना आप HNI का पैसा लोगे और आप कहां पे डलवा रहे हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज में डलवा रहे हो, तो आपको कमीशन कहां से मिलेगा, म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको देगा। तो यहां से क्या होता है, ये आनंद राठी, इनको तो कमीशन बेस्ड बिजनेस है ना। तो अगर लेट से आपने 100 रुपए म्यूचुअल फंड को दिया, राइट, और आनंद राठी के थ्रू से पैसा है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी करता है उसका, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग कमीशन। तो उसका 1 to 1.15% का होता है ट्रेलिंग कमीशन। बाय द वे, अभी तो अपफ्रंट कमीशन को बैन कर दिया गया है, कोई अपफ्रंट कमीशन ले नहीं पाएगा, राइट। मतलब क्या होता था, पहले पैसे उठा के अपना कमीशन लेता था, अभी वैसा नहीं होगा। अभी पैसा उठ के इन्वेस्ट करो और आपका जो ट्रेलिंग कमीशन है दैट यू गेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो बात यहां पे आता है कि 1 to 1.15% दैट इज द अमाउंट। सो अभी आप देखोगे ये AUM पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा आनंद राठी आज म्यूचुअल फंड्स की तरफ लेके जाएगा, मतलब अपने HNI क्लाइंट्स के पैसे वहां का शिफ्ट करवाएगा, उतना ही उसका कमीशन का ग्रोथ होगा। ये मतलब वो उसका रेवेन्यू का ग्रोथ का बात कर रहे हो, करेक्ट। तो अभी जब अगर आप देखोगे YOY लेवल पे इनका AUM का ग्रोथ 50% से हुआ है, 50% Q4 ओवर Q4 में, विच इज अ ग्रेट नंबर, राइट। सो AUM का ग्रोथ, आई थिंक अभी उनका AUM कुछ अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो 60,000 करोड़ अगर आपका AUM है तो मतलब क्या, मतलब बिजनेस बहुत तगड़ा रेट से ही ग्रो कर रहा है, राइट। और लास्ट ईयर आई थिंक मतलब 50% का ग्रोथ इज क्वाइट अ बिग नंबर, गॉट इट। सो यही बनता है बात। अब दूसरी पॉइंट आपको ये देखना पड़ेगा, आनंद राठी और दूसरे जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज होते हैं ना, इनका आप देखोगे ये वॉल्यूम का गेम बन गया है। बिकॉज हमेशा ना रेगुलेटर आता है और कमीशन काट देता है। इवन ये भी बोलता है कि जब एक म्यूचुअल फंड में भी आपने देखा होगा कि जब उनका कोई भी AMC का कोई भी मतलब कोई पर्टिकुलर स्कीम का साइज बहुत बड़ा बन जाता है, तो इंक्रीमेंटल पैसे के लिए उनको और भी कम कमीशन में अपने क्लाइंट्स को लाना पड़ता है, गॉट इट। तो बात बन जाती है ये पूरा स्पेस में अपना वॉल्यूम गेम को। तो अगर आप आनंद राठी, IIFL वेल्थ या दूसरा कंपनी अगर आप देखोगे, नुवामा करके कंपनी है, उसका भी इसका AUM ग्रो करने का बिजनेस है। फिर आप प्रूडेंट देख लो, वो भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, डायरेक्टली आनंद राठी की तरह ही वेरी सिमिलर बिजनेस मॉडल है। तो इन सबको सिर्फ अपना AUM का वॉल्यूम ग्रोथ को तगड़ा रखनी है, नहीं तो क्या होगा, इनका कमीशन तो फिक्स्ड है, राइट। इनका कमीशन ये कभी नहीं बढ़ा पाएगा, बिकॉज ये सब रेगुलेटेड स्पेसेस है, गॉट इट। तो ये बन गया है बात, राइट। तो लेकिन अभी भी 52% का, और इनका जो सेल्स का ग्रोथ है, मतलब कमीशन का जो ग्रोथ है मेजोरिटी वाइज तो वही से आता है। सेल्स ग्रू 34% Q4 ओवर Q4 में, ठीक है। तो ये भी नंबर बहुत ही अच्छी है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि अब हमें देखना पड़ेगा कि इनका RM का जो बेस है, राइट। ये कंपनी का बहुत अच्छी बात है कि इनका RM का एट्रिशन रेट बहुत कम है, ठीक है। और ये भी अभी क्या कर रहे हैं, भारत के साइड में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज में जाके ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग नया से नया मतलब वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस वहां से जनरेट करें। आप देख रहे हो यही वाला स्ट्रेटेजी एंजल वन भी बहुत फॉलो किया है, ठीक है। क्योंकि एंजल वन का 50-55% का YOY क्लाइंट का बेस का ग्रोथ, या मतलब आपका जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का वॉल्यूम का ग्रोथ, ये इतना नहीं आता अगर वो सिर्फ शहरों में पड़ा रहता, गॉट इट। तो आनंद राठी का भी कुछ वैसा ही कुछ स्कीम्स है। ये लोग अपने लास्ट कॉन कॉल में ये भी बताया कि ये लोग कुछ RMs को ना अपने गांव में भेज रहे हैं, ठीक है, और बता रहे कि वहां से तुम पैसा इकट्ठा करके लाओ, ठीक है। तो ये पूरा खेल ही भारत के साइड में धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। सो अभी दूसरा बात ये है कि इनका जो HNI का क्लाइंट बेस है दैट ग्रू 19% YOY, राइट। क्योंकि HNI में क्या होता है ना, अगर आप खुद बहुत अमीर हो, ठीक है, तो अगर आप अमीर हो तो आपका दोस्त भी अमीर ही होता है। सो कंपनी ने यही बताया कि एक HNI को भी 4, 5, 6 उनका HNI दोस्त होते हैं, उनका फैमिलीज होते हैं। तो अगर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ अच्छा काम करते हो, HNI क्लाइंट्स के साथ, तो वो अपने आप रेफरल दे देता है। तो इसमें एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं होता है कंपनी का, और वो भी आ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, आनंद राठी किसी को मतलब बहुत ही अल्फा जनरेट करने का बिजनेस में नहीं है। वो आपको स्टेडी एक रिटर्न देगा बिटवीन 12 and 15%। निफ्टी अगर बीट किया तो बहुत ही बढ़िया है इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है।
तो ये बनता है आनंद राठी का। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं आनंद राठी का गाइडेंस के बारे में। अब देखिए आनंद राठी के बारे में एक्स्ट्रा क्यों बात करें, बिकॉज इसका पेस ऑफ ग्रोथ हाई है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। जबकि पहले टीसीएस और सूला में क्या बात करें, 2 और 10% का कंपनी का ग्रोथ है ना, लेकिन यहाँ पे 30-35% का ग्रोथ है। अब चलो आते हैं कि गाइडेंस में उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि अगले फिस्कल में दे विल ग्रो सेल्स बाय 20% एंड दे विल ग्रो प्रॉफिट्स बाय 20-25% के आसपास, ठीक है। तो अभी आप लॉजिकली देखो, और उनका एयूएम भी बोला है उन्होंने कि वो 20% से बढ़ाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग एक बात, आई वोंट से डिसअपॉइंटमेंट, बट इट्स लाइक, क्योंकि अभी अगर उनका अगर आप रिजल्ट देखोगे Q4 ओवर Q4 सब 30-35-50% से ग्रो करने वाला इंजन था, करेक्ट, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो या एयूएम हो। लेकिन आपका जो गाइडेंस है उसमें आप बता रहे हो कि आप 20 और 25% के बीच में ग्रो करोगे। आनंद राठी एक्चुअली ये बार बार बोला है पिछले कॉन कॉल्स में भी, दैट वी कैन ग्रो बिटवीन 20 and 25% फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। सो आई डोंट नो, मे बी मैनेजमेंट अपना कॉन कॉल में ज्यादा क्लैरिटी दे पाएगा इसमें, या फिर उनको यही लगता है कि एक बेस पेस ऑफ ग्रोथ ही है 20 और 25% जो कि उन्होंने दे के रखा है। लेकिन बात यहां पे है एयूएम का पेस ऑफ ग्रोथ जो अभी 50% है, 40% है, अगर वो घट के 20% हो जाता है तो सेल्स ग्रोथ भी यहां पे कंप्रेशन होगा, राइट, एंड दैट वोंट बी गुड फॉर द स्टॉक। और यहां अगर मैं स्टॉक का भी अगर मैं बात करूं ना, जनरली मैं वैल्यूएशन वगैरह का बात नहीं करता, बट चलो थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं FY25 का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आज अगर आप देखोगे कंपनी का आज का मार्केट कैप है 16,000 करोड़, ठीक है, और इनका FY25 का पैट आता है कुछ 280 करोड़ के आसपास एज पर कंपनी का एस्टीमेट। तो इफ आई बाय द स्टॉक टुमारो, आई डोंट थिंक ऑफ बाइंग अ स्टॉक, आई थिंक ऑफ बाइंग द होल कंपनी। सो मैं क्या करता हूं, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय FY25, मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पूरा ले लेता हूं, ठीक है। 16,000 डिवाइडेड बाय एक साल आगे का देखना है हमेशा, पीछे का नहीं देखना है, बिकॉज पीछे का अर्निंग्स हो चुका है। सो आगे का कितना आएगा, 220 करोड़ FY24 में आ गया और 280 करोड़ बोल रहा है, क्योंकि वो 25% का ग्रोथ बता रहे हैं। सो 16,000 डिवाइडेड बाय 280, तो कितना बनता है आपका PE 57 के आसपास। तो इसको अगर आप थोड़ा बहुत मतलब स्पेक्ट्रम में भी डालोगे तो आप बोल सकते हो 50 और 70 के बीच में है, या 50 और 65 के बीच में है। तो 50 और 65 के बीच में है उसका PE, राइट, मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स में आपको 60 गुना देना पड़ रहा है फॉर अ कंपनी जो अपने सेल्स ग्रोथ को बोला है 20%। अब ये कितना सस्ता है या कितना एक्सपेंसिव है, आई लीव इट अप टू यू, बिकॉज इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा ना तो यू माइट थिंक लाइक भाई बंदा बोल रहा है खरीदने के लिए, नहीं खरीदने के लिए, और वो मुझे करनी नहीं है, बिकॉज आपका पैसा है, डिसीजन अल्टीमेटली आपको लेना पड़ता है, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं एक और कंपनी की जो कुछ देर पहले ही उसका अपडेट आया, वो है कि सेंको गोल्ड। तो मुझे एक चीज लगता है कि ज्वेलरी स्पेस मतलब अलग लेवल का ही एक परफॉर्म कर रहा है। पिछले अभी का सिर्फ ये क्वार्टर नहीं, बट पिछले 4-6 क्वार्टर से आप देख रहे हो कि पूरा जो कंजम्पशन का हमारा मतलब जो पूरा मतलब का पूरा जो बास्केट है हमारे देश में, ज्वेलरी एक अलग दिशा में है और बाकी सब एक अलग दिशा में है, ठीक है। तो सेंको गोल्ड का अपडेट बहुत ही अच्छा आया है, उनका 39% से उनका सेल्स ग्रो किया इन Q4 ओवर लास्ट Q4। ये बहुत बढ़िया क्यों मैं बता रहा हूं, बिकॉज एक तो उनका मैनेजमेंट 20% का गाइडेंस देता है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि IPO के बाद से वो 24%, जैसे Q3 ओवर Q3 में इट वाज अ 24% का ग्रोथ का इंजन, अब सडनली Q4 ओवर Q4 इट्स अ 39% ग्रोथ का इंजन। सो कोई भी स्टॉक का अगर पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ता है, देखो ग्रोथ है लेकिन आई एम कंसर्न विद द पेस ऑफ ग्रोथ, इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग। सो 24% का ग्रोथ का कंपनी अभी 39% का ग्रोथ का कंपनी हो गया। और एक और रीजन है क्योंकि टाइटन ने ग्रो किया 17% से YOY और कल्याण ग्रो किया 37-38% YOY, तो ये दोनों को बीट किया। गॉट इट? आई अंडरस्टैंड सेंको हैज अ so I understand Senco has a low market cap, so the scope for Senco to grow at a faster pace है than let's say a Titan जिसका ऑलरेडी 3-4 लाख करोड़, पता नहीं 3-3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा, बट इफ यू आर ग्रोइंग एट 39-40%, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा आपको, गोल्ड प्राइसेस बिकॉज ऑफ ऑल दिस जियोपॉलिटिकल नॉनसेंस एंड बवाल एंड वॉर एंड ऑल दैट, इन सबसे गोल्ड प्राइसेस हैव बीन गोइंग नॉर्थवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउ इज Senco, कल्याण एंड टाइटन ग्रोइंग एट सच अ पेस, जबकि आप देख रहे हो राइट, कल्याण एंड सेंको तो 40% मार रहा है ऑलमोस्ट, और टाइटन इतना बड़ा कंपनी होके भी आज भी 20% का ग्रोथ मार रहा है। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज हमारे देश में ज्वेलरी जो अनऑर्गेनाइज स्पेस में है ना, वो ज्यादा स्ट्रगल करता है इन अ हाई गोल्ड प्राइस एनवायरनमेंट। क्यों होता है मैं बता रहा हूं, बिकॉज अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड हो, आपका कैश का क्रंच आने ही लगने वाला है, वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होने ही वाला है जब गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाता है, और तभी क्या होता है ना, यू लूज योर कस्टमर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। सेंको ने एक चीज लिखा अपने डॉक्यूमेंट में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बोलते हैं ना
ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, उन्होंने जो है सबका, ये टाइटन वाइटन का भी है, तो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज मतलब पुराने गोल्ड को एक्सचेंज करके हम नया गोल्ड खरीद रहे हो, ठीक है। तो दिस पार्ट वाज अराउंड 27-29% ऑफ द टोटल सेल्स। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज से सेनको पैसा बनाता था, दैट इज 29% ऑफ सेल्स लास्ट ईयर। लेकिन आज वो परसेंटेज कितना बन गया, 32%। अब सेनको यही बोल रहा है कि हमारे एक ओल्ड गोल्ड का जो मतलब जो ये पार्ट है टू द टोटल सेल्स, क्योंकि वो तो नया ज्वेलरी भी बेचता है अपने कस्टमर्स को, या फिर पूरा मतलब या फिर कोई बाहर से नॉन सेनको कस्टमर अपना ओल्ड गोल्ड लेके आता है और सेनको का गोल्ड लेके जाता है, गॉट इट। तो सेनको ने यही चीज बताया कि ये जो ओल्ड गोल्ड का जो नॉन सेनको कस्टमर्स है, दैट इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ द एंटायर ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कस्टमर्स, गॉट इट। सो इसका क्या मतलब, मोर एंड मोर नॉन सेनको कस्टमर्स आर बिकमिंग सेनको कस्टमर्स, दैट इज इंडिकेटिव दैट मार्केट शेयर सेनको की तरफ जा रहा है, गॉट इट। तो यहां पे आज भी अनऑर्गेनाइज स्पेस से क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ज्वेलरी में सब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज स्पेस में जा रहा है। फिर अगर आप देखोगे ये जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग किया है ज्वेलरी में, फिर उसके बाद जब आप देखोगे जीएसटी जब से मैंडेटरी हो गया है और उसके साथ जब गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहा है, तब तो मतलब एकदम वो जो लोकल पाड़ा का जो ज्वेलरी का दुकान होते हैं उनका तो जीना हराम हो गया है। और प्लस अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके सब के सब मतलब टायर 2, 3, 4 सिटी में भी जाओ तो सब ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है। और सबको पता है कि लाइक भाई ज्वेलरी जो भी हो आज हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट, बिकॉज इंडिया में लोग ज्वेलरी को एज एन इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं ना, राइट, तिजोरी में बंद करके रखते हैं। तो उनको पता है कि आज मैं थोड़ा सा प्रीमियम दे दूं, ठीक है, लेकिन मेरा गोल्ड का प्योरिटी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। जो आपके लोकल ज्वेलर से भी प्रॉब्लम है, इसलिए तो वो हॉलमार्किंग लगाया, बिकॉज बिना हॉलमार्किंग में ऐसे बहुत लोगों का काटा गया था इन द पास्ट, गॉट इट। तो ये बनता है सेनको का अपडेट। सो बहुत ही अच्छा अपडेट है। कल्याण का भी अगर आप देखोगे, मैं तो पहले एक वीडियो बनाया था, 37% का ग्रोथ था, अभी तो सेनको का 39% का ग्रोथ हो गया। अब ऑफ कोर्स अभी इनका पूरा, बिकॉज ये सब बिजनेस अपडेट्स है, टाइटन का 17% है, ठीक है। तो अभी देखना है कि पूरा इनका इनकम स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना है, एंड ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन कॉल में देखना है ये लोग आगे, बिकॉज अभी ज्वेलरी में आगे क्या आने वाला है आप सोचिए। अभी आएगा अक्षय तृतीया, फिर बंगाली में आप देखोगे पहला बैशाख करके एक आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फिर से आपका गोल्ड ज्वेलरी बाइंग चलने लगता है, ठीक है। और सेनको हो या कल्याण हो, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में यही बोला कि आगे जाके ये मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, यहाँ पे अब ऐसा भी नहीं सोचना कि भाई बस सब पैसा यहाँ पे डाल दो और आगे कुछ नहीं देखनी जाननी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बिजनेस को ट्रैक करनी है। जो बिजनेस का हाई पेस ऑफ ग्रोथ होगा या फिर उसका से फॉर एग्जांपल पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ता रहेगा, राइट, उसमें आप देखोगे वो स्टॉक ऑल टाइम हाई से और एक ऑल टाइम हाई बनाता है जनरली, बिकॉज ऑफ कोर्स ना, जो कंपनी अच्छा करेगा उसके पीछे तो पैसा ही आएगा। ऐसे कंपनीज आपको 52 वीक लो में थोड़ी मिलेगा। आप देखोगे कल्याण भी ऑल टाइम हाई, सेनको भी ऑल टाइम हाई में है, करेक्ट, बिकॉज इनका अर्निंग्स जिस रेट से बढ़ता है, प्राइस हैज टू कैच अप विद इट। तो इसका एक ऑल टाइम हाई से और एक ऑल टाइम हाई में जाते हैं। जनरली मैं सब चार्ट वार्ट का बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ बिजनेस का बात करता हूं। और आपको मैंने थोड़ा बहुत वो आनंद राठी का वैल्यूएशन भी बता दिया, बिकॉज कल भी कुछ लोगों ने मुझे पूछा, ठीक है। मेरा सिर्फ यही पॉइंट है, 60-70 का पीई है और आपको 20% का एक ग्रोथ का गाइडेंस है, ठीक है। इसके बाद आप बता लो कि डील स्वीट है कि नहीं है। अगर आपके पास एक चीज मैं बता सकता हूं, अगर आपके पास एक और लेट से बिजनेस है जो लेट से 30% से ग्रो कर रहा है, हायर देन लेट से आनंद राठी, और लेट से आपको वो 20 और 30 के पीई में मिल रहा है, तो वो डील बेटर हुआ ना इससे, गॉट इट। बट देन अगेन दैट डील कैन बी इन अ डिफरेंट सेक्टर और द सेम कंपनी इन अ डिफरेंट सेक्टर। फिर ये भी हो सकता है आपके पास उसको खरीदने के लिए कैश है कि नहीं, या फिर क्या आप इससे पैसे निकाल के वहां जाओगे कि नहीं। सो मेनी अदर थिंग्स कम इन टू प्ले, सो मेनी पर्सनल थिंग्स कम इन टू प्ले। इसीलिए वैल्यूएशंस को कभी ज्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं देना है, उसको लास्ट में इंपॉर्टेंस देना है। पहले ये सब समझो बिजनेस के बारे में, रिजल्ट, स्कोप, गाइडेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनी विच वे यहां तक रखते हैं।